असमिला का नाच करवाइए, अभी आप 2 घंटे में 5,000 आदमी आ जाएंगे, क्या आप उन्हें एमएलए बना देंगे? हमारी जाति के खिलाफ नारे लगाए, कटवा, मुल्ला, ये सब चीजें कही गई आपके सामने ऑन रिकॉर्ड उन नेताओं ने, क्योंकि उन नेताओं का जमीन खिसक चुकी है। ये जो बकवास करते हैं ना, जितनी इनकी औकात है ना पूरी, इतनी मेरी एक कार है, सिर्फ एक कार की वैल्यू इतनी। तो अल्लाह आपको हिदायत दे, है ना, आपको अल्लाह आपको अकल दे, हिदायत दे, सहूलियत दे, सहूर दे। मुझे नहीं मिला कि किसी भी आदमी ने उनका समर्थन किया होगा इस बात पे। खासतौर पर मुस्लिम समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी साजिशें आपके खिलाफ रची जा रही हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी आदमी के ऊपर कोई आदमी हमला करे या कोई तेल फेंके। हमें चाहते कि भाई आम आदमी एक दूसरे को माला पहनाए, साफा बांधे, प्यार मोहब्बत की बात करे। मैंने 1 करोड़ रुपए की जमीन दान दी है बच्चियों का, अल्पसंख्यक बच्चों का हौसल बनने के लिए। शर्म आना चाहिए जो लोग जो हम पे इस तरह के छोटे आरोप लगाते हैं। अरे आरोप लगाना तो कोई बड़ा लगाओ, तुक तो बैठे कम से कम। जब नगर के अंदर पेट्रोल पंप पे 2 बार लूट हुई तो क्या उनके पास गए? क्यों? क्योंकि उनके अपने समाज के आदमी थे, उनके अपने समाज के आदमी थे जो रंगदारी वसूल कर रहे थे। तब चिंता नहीं हुई उनको, जो गोली चला के पैसे लूटे गए। और ये जो बाहर के लोग हैं, ये चुनाव के वक्त पे नजर आते हैं, उसके बाद में ये लोग नजर नहीं आते। बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है। उन्होंने पिछला जो यूपी चुनाव था उसके बाद हथियार डाल दिए। पिछले जो यूपी का चुनाव हुआ, बीएसपी ने वहां चुनाव लड़ा ही नहीं। जितना वो पूर्व विधायक जी नगर में रहती है ना, उससे ज्यादा मैं नगर में रहता हूँ। तो ये तो बिल्कुल नाकारा है। फिर तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती। ये मंगल बाजार की नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी की। और आप इसे खोलिए, आप ये अनपढ़ लोग पहले कैलकुलेटर बैठे टैग लगाए। ये 2016 की खबर है, तो इनको जनता को दिखाइएगा। जाहिल लोग लगाते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप जीटीवी न्यूज़ देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। हम आपको बता दें आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे विधायक वाजिब अली नगर से, युवा हैं। और बता दें हम आपको 5 साल पूरे होने के हैं, कुछ वक्त अभी बाकी है, उसके बीच अभी क्या कुछ और मिलने वाला है। नगर विधानसभा को भी बता दें, कुछ अभी इसी मंथ जो है उनको मिले हैं 40 स्कूलों को अब अपग्रेड कराया गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि इतिहास का पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नगर विधानसभा को या फिर राजस्थान में एक विधानसभा को 40 स्कूल एक साथ अपग्रेड होना, एक साल में अपग्रेड होना। अब से पहले लगभग 18 से 22 स्कूल जो थे उनको अपग्रेड कराया गया, कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कराया गया। हम आपको बता दें, ये तो कृषि विद्यालय, बालिका छात्रावास, ऐसी बहुत सारी जो शिक्षा में योजनाएं थी सरकार के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं नगर विधानसभा को विधायक साहब के माध्यम से मिली है। लेकिन आज बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके साथ साथ हम जो जनता की समस्या है उन पर भी बात करेंगे। ये तो बात रही जो विधायक साहब ने उनको दिया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बधाई हो आपकी विधानसभा में जो आज 40 स्कूलों को अपग्रेड कराया है, तो उसके लिए भी हम ढेर सारी आपको बधाई देना चाहेंगे सर। बहुत धन्यवाद। डी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कनेक्ट करने के लिए। जी सर, पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह की आज क्षेत्र में समस्याएं हैं, अभी किस तरह की समस्याएं 5 साल पूरे होने को हों, तो वो कैसी समस्याएं अभी भी जो सामने में आ रही हैं? देखिए, नगर की जो स्थिति शुरू से रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ जो शिक्षा के हालात, वो शुरू से बहुत अच्छे नहीं रहे टू बी ऑनेस्ट। 60 70 साल से स्कूल यहाँ 5वीं के चले आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे इश्यूज़ जब एमएलए हम बनकर आए तो हमारे सामने थे, और हमने उनको 1 बाय 1 कोशिश की उनको एड्रेस करने की। और अभी हम देखें जो मेजर चीज़ें जो बची हैं, वो एक तो है कि पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीने के पानी की समस्याएं गाँवों में हैं, हम उनका कोई भरपूर या मजबूत सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। सिंचाई के लिए भी जो पानी किसानों को पूरा नहीं मिल पाता। तो ये लॉन्ग टर्म इश्यूज़ जो बहुत दिन से चले आ रहे हैं, और इस कार्यकाल में भी इनके लिए कोई बहुत मजबूत सॉल्यूशन अभी तक जनता के सामने नहीं हो पाया। हालांकि कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, पर वो आज अभी भी पेंडिंग है देखा जाए तो। बिजली के लिए भी बड़े इश्यूज़ हैं, इन सब पर हमने काम किया है और काम चल रहा है। तो आने वाले वक्त में जब वो काम सारे पूरे हो जाएंगे तो जनता को उनका लाभ नज़र आएगा। साथ ही बात करना चाहेंगे, जैसे कि अभी राजनीतिक गर्म होने लगी है, राजनीति की बातें सामने आ रही हैं। अभी एक पंचायत होती है, मुस्लिम पंचायत होती है, उसमें इस तरह की आवाज़ें आती हैं कि विधायक साहब के ऊपर ब्लैक ऑयल या कुछ इस तरह के शब्द वहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो क्या ऐसा मानते हैं कि लोग इस तरह के मतलब इनाम का घोषणा कर रहे हैं, इस तरह करने पे इतने सारी बातों को मतलब क्या कहेंगे? मैं जो भी साथी जिन्होंने ये घोषणा की है, जो बयान दिए,
मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे, है ना, आपको अल्लाह आपको अकल दे, हिदायत दे, सहूलियत दे, सहूर दे। और क्योंकि इंसान के जीवन में मर्यादा, सभ्यता, एटिकेट्स जिसे हम अंग्रेजी में भी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ना। आप इस तरह की भाषा प्रयोग करके आप क्या संदेश देना चाहते हो? ये कोई ऐसा होता थोड़ी है कभी, है ना। तो ये लोग जो हैं, जनता का जो ध्यान चुनाव से भटकाकर जो मेन मुद्दे जनता के हैं उनसे भटकाकर अलग दिशा में ले जाने की कोशिश में मैं समझता हूँ कुछ लोगों की है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे नगर विधानसभा की जनता की। मुझे नहीं मिला कि किसी भी आदमी ने उनका समर्थन किया होगा इस बात पे। तो जब जनता खुद ही नकार देती है इन चीज़ों को, तो हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या मानते हैं, कौन लोग होंगे और क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, राजनीति है, राजनीति में जो विरोधी होते हैं, चाहे आपके पर्सनल व्यक्तिगत विरोधी हों, चाहे वो पार्टी विरोधी हों, चाहे वो विपक्षी लोगों के पैरोकार हों, तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर इन लोगों ने इतना गिरा दिया है आज देश के अंदर। उसको जाति पे लेके आना, धर्म पे लेके आना और इस तरह के चीज़ों पे भी लेके आना। मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो जहाँ मुद्दे हैं उनके लिए हमें कटघरे में खड़ा करें, हमें कोई गुरेज नहीं है। जहाँ कभी कहीं कमी रही होगी हम उसको स्वीकारेंगे भी, लेकिन मूल बातों से चल के जो राजनीति है उसको एक अलग दिशा में ले जाना। और उस राजनीति में उस पंचायत में हमने सुना वो तो वहाँ तो बीजेपी, आरएसएस या ऐसे लोगों की चर्चाएं, शिवसेना की चर्चाएं ज़्यादा हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो एक स्पॉन्सर्ड इवेंट था और क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने के लिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक इरादा कुछ लोगों ने किया होगा। पर वो सब भी अपने ही हैं, कोई दूर नहीं है। और मुझे पूर्ण यकीन है कि वो सब लोग जो है वक्त रहते सही गलत का फैसला अच्छे से करेंगे। और ये इस तरह की जो बकवासबाजी है इसको हमारे इलाके में कोई जगह नहीं है। हमारा इलाका बहुत शांति प्रिय है, बहुत प्यार प्रेम मोहब्बत का भाईचारा का इलाका है। और कभी भी हिंसा या ये जो गलत प्रथा ये जो लोग सेट करना चाहते हैं, ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलती हैं। अभी देखिए पास ही के आपके हरियाणा में एक बड़ी घटना हुई, जिस घटना में कई लोगों की जाने गई। उस घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, समाज के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं वही बात कर, समाज को आज बहुत ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी साजिशें आपके खिलाफ रची जा रही हैं। चाहे वो नूह का इवेंट हो, वो भी एक साजिश थी। वो साजिश थी कि मेवात को, मेवातियों को, इस इलाके को बदनाम किया जाए। यहाँ का जो भाईचारा है या यहाँ एक जो मोहब्बत है, इसको डिफेम किया जाए। और इसी तरीके से एक स्पॉन्सर्ड इवेंट उन्होंने किया और बदनाम करने की कोशिश की। मेवात हमेशा अच्छाई के लिए जाना गया है, भाईचारे प्यार प्रेम के लिए जाना गया है। हमारे यहाँ कोई भी शादी होती है तो अक्सर मेवों के अंदर तो अक्सर जो थोड़ा भी सा भी जिम्मेदार आदमी होगा वो हमारे हिंदू भाई अलग से खाना बनाता है। तो यह इतना भाईचारा प्यार प्रेम इस पूरे इलाके के अंदर है। तो बहुत साजिशें आपके खिलाफ चल रही हैं और वो साजिशें राजस्थान को, चुनाव को देखते हुए भी की जा रही हैं। तो मैं जनता से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपने कान, मस्तिष्क, दिमाग सब खुले रखें और इन लोगों को पहचानें। ये कौन लोग हैं, ये किसके एजेंट हैं जो आपके बीच में आके आपकी प्यार और मोहब्बत को गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जो चुनाव जो है, जो भाजपा का, जो आरएसएस का या जो इन जो संगठन है, बजरंग दल, इनका जो चुनावी एजेंडा है उसको सेट कर रहे हैं। कौन लोग इसके एजेंट बन के काम करना चाहते हैं, आप जनता उन्हें पहचाने और सही निर्णय ले। आज जो विकास की गाड़ी नगर विधानसभा में स्टार्ट हुई है उसकी तरफ देखें। बहुत एमएलए आए, बहुत चले गए और बहुत आगे भी बहुत आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है कि स्पेशल वही एमएलए बनूं। जनता जिसे बेहतर चाहे जनता उसे चुने, लेकिन जनता को क्या चाहिए वो जनता को एजेंडा जनता को सेट करना पड़ेगा। हमारे पास देने के लिए स्कूल है, अस्पताल है, रोड है, बिजली है, चिकित्सा है। हमारे पास खोखले नारे नहीं है, हमारे पास खोखली घोषणाएं नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी भी आदमी के ऊपर कोई आदमी हमला करे या कोई तेल फेंके। हमें चाहते कि भाई आम आदमी एक दूसरे को माला पहनाए, साफा बांधे, प्यार मोहब्बत की बात करे। कहीं कोई कमियां हैं वो चर्चा होनी चाहिए राजनीति के तौर पे। आप हमारी आलोचना करिए, राजनीतिक आलोचना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से जनता को बरगला कर गालियों का इस्तेमाल करेंगे तो जनता सब जानती है कि आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को अपनी एकता से, प्यार से, मोहब्बत से और वोट के माध्यम से जवाब देना है। इनके जो एजेंडे हैं उनको फेल करना है। फिर एक और बड़ी बात सामने आई, कुछ दिन पहले हमने भी उसको कवर किया कि एक व्यक्ति जो है पेशे से टीचर है, उन्होंने कहा कि मैं एक पोस्ट डालता हूँ, जब यहाँ मुख्यमंत्री साहब आते हैं
तो उस पोस्ट के बाद मुझे कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, पर्सनली विधायक की ओर से मुझे जेल थाना जाना पड़ा, सिर्फ इस पोस्ट पे कि जो मैंने वहाँ पोस्ट डाली थी जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी आलोचना की थी। मुझे भी इस बात का पता चला, मैंने पता किया, मैं व्यक्तिगत तौर पे उस भाई को नहीं जानता, ना मेरी कभी उससे बात हुई। हाँ, चुनाव टाइम पे लोग बहुत मिलते हैं और इसमें ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो पोस्ट डालें, अच्छा डालें, बुरा डालें, वो उनके साथ है। उसके बाद उनके घर कोई पुलिस पहुंची, उनके घर एक वांटेड अपराधी मिला, पुलिस उसको पकड़ने गई। तो अब जाकर वांटेड अपराधी कहीं बैठा होगा, वो तो मेरे घर बैठा होगा, पुलिस मेरे घर पे भी आएगी, जैसी बात है। तो निश्चित तौर पर पुलिस स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ये गलत है कि आप हर चीज़ को आप मुझसे जोड़ें। और यहाँ रोज़ पुलिस आती है, कई बार जो वांटेड होते हैं, अपराधी होते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग नौजवान साथी हैं, कई लोग इनको बरगला देते हैं, युवा जोश जुनून होता है। तो अगर मान लो इनके मन में हमारे खिलाफ कोई घृणा है या प्रति या कोई विवेचना है, तो इनको ये बैठ के बात कर सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो है कि उसको हर बात पे हमारा नाम लेके आना, मुद्दों को लेके आना, ये मुझे लगता है उनका बचपना है। और उनके परिवार के लोग भी उनसे सहमत नहीं है, उनकी किस्मत से नहीं। अगर हम किसी साथ इतनी जाति करते तो कोई तो उनके साथ सहमत होता ना इस बात से। तो कहीं ना कहीं उनको भी मिसगाइड किया जा रहा है। वो अच्छे साथी हैं, मुझे पता चला कि वो कुछ पहले टीचर भी रह चुके, पढ़े लिखे भी हैं, तो वो भी अपने भाई हैं, हमें उनसे कोई दुरेज नहीं है, वो भी हमारे छोटे भाई हैं। सर, एक और बात सबसे ज़्यादा निकल के सामने आती है और विपक्ष भी आरोप लगाता है कि जो यहाँ प्रशासन रहा है कहीं ना कहीं वो विधायक की उंगलियों पे नाचता रहा है, कि कठपुतली बन के रह गया है। तो आखिर ऐसा क्यों? नहीं, आपको प्रशासन के किस एक्शन से ऐसा लगा? जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी एक मामला हुआ, उस पर भी इशना का मामला हुआ, तो वहाँ पंचायतें भी की गई, कहा गया कि किसी निर्दोष को फंसाने की साजिश की जा रही है। और कई ऐसे मामले लोगों ने बताए जिसमें लोगों को गिरफ्तार करवाना, लोगों के खिलाफ। आप स्पेसिफिक मामला मुझे बताइए, इस मामले में जवाब देता हूँ। आप स्पेशली ये बताइए कि पहले इशना के वाले मामले को देखिए, उस मामले पे इशना के पंचायतें भी की और ये आरोप लगाया, वो चीज़ मैं आपको सामने। देखिए, उन लोगों ने पंचायतें की और उन्होंने मंदिर में बैठ के पंचायतें की और हमारे खिलाफ आरोप लगाया कि हमने किसी आदमी को फंसाया। एक आदमी मैंने देखा, वो शायद टिकट भी मांग रहा है, वो कह रहा साहब कि बिना सबूत के एफआईआर दर्ज कर ली। दुनिया में एफआईआर बिना सबूत की दर्ज होती है, जांच एफआईआर होकर बाद ही तो होगी। वो कह रहे बिना, वो टिकट मांग रहे हैं, कैसे कैसे लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। कोई राणा नाम है शायद उसका, रोज आपकी तरह न्यूज चैनल चलाता है, तो वो कह रहा है कि सब बिना जांच और बिना सबूत के एफआईआर दर्ज हो गई। भाई, आप राजस्थान में हो, यहाँ अशोक गहलोत सरकार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं, जो भी व्यक्ति चाहे अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। बिल्कुल। और वो जो मुकदमा हुआ उसमें इशना का प्रकरण में, वहाँ पे ये देखा गया कि वो लास्ट टाइम उस लड़के की लोकेशन उस बस की और उस जगह की आई और उस बस के शीशे टूटे हुए मिले। तो निश्चित तौर पे अगर आपका परिवार का कोई बेटा है, वो लास्ट टाइम अगर कोई ऐसी स्थिति में किसी को नजर आएगा तो किसी का शक करना स्वाभाविक है। पर शक करना अब किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करता, मतलब किसी को फैसला नहीं होता शक करना। अगर उनके परिवार को ये लगा कि भाई इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, वो लोग, आपने ये बड़े नेताओं की पोस्टें देखी होंगी, वो कहते सब संगठन को टारगेट किया गया, सबने नेताओं ने पोस्टें डाली हैं, आप बताइए एफआईआर में कौन सा संगठन का नाम लिखा हुआ है? तो निश्चित तौर पे ये एक किसी का बेटा गया, उसके परिवार को कोई जानकारी मिली कि भाई मेरा बेटा लास्ट टाइम इस बस के पास देखा गया, जिस बस के शीशे टूटे हुए मिले, वाइपर टूटे हुए मिले और उनका बेटा मरा हुआ मिला। अब इस बात को बजरंग दल से जोड़ना या किसी जाति विशेष से जोड़ना या किसी धर्म विशेष से जोड़ना, ये उन नेताओं की छोटी सोच का प्रतीक है। उन्होंने हमारे खिलाफ भी नारे लगाए, हमारी जाति के खिलाफ नारे लगाए, कटवा, मुल्ला, ये सब चीजें कही गई आपके सामने ऑन रिकॉर्ड उन नेताओं ने, क्योंकि उन नेताओं का जमीन खिसक चुकी है, वो मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। किसी का बेटा मरा, किसी को शक हुआ, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, ये इतनी सी बात है। इसको ना हमें अपने धर्म से जोड़ना चाहिए, ना उन्हें अपने धर्म से जोड़ना चाहिए। हम वहां गए, आपके सामने हमने कहा कि हम किसी को किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अब हमारा कोई काम नहीं है, अब ये पुलिस का काम है, वो जांच करेगी और जो भी दोषी हो उसको सजा मिले और निर्दोष हो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। तो इतनी सी बात में कौन सा प्रशासन ने गलत एक्शन लिया, आप हमें बताइए। और अगर जब वो हमारे खिलाफ हमें इस तरह गंदे गंदे शब्द, हमारी जाति से शब्द हमसे कह रहे हैं, पुलिस ने तो उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन नहीं लिया, तो फिर पुलिस कहां से आपको ऐसा लगा कि आपको एक्शन करती नजर आई? तो निश्चित तौर पे देखिए, प्रशासन जो है
वो नियमों से बंधा हुआ है। चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो अपने जो उनके विभाग के नियम हैं उनसे एक भी लाइन आगे नहीं लिख सकता। तो ये तो विपक्ष की आदत है, और जो विपक्ष में है वो हमेशा ये बातें कहते हैं। और ये तो साहब देखो, दुनिया में एक जुमला बन चुका है साहब, यहाँ भ्रष्टाचार होता है, यहाँ प्रशासन किसी की नहीं सुनता, यहाँ आम जनता की सुनवाई नहीं होती, यहाँ ये होता है, वहां वो होता है। हम कहते हैं आप हमें व्यक्तिगत तौर पे हमें आप नाम तो गिनाइए कि अगर किसके साथ हुआ है तो किसने किया है, और अगर किसी अधिकारी ने किया है तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जनता सबसे बड़ी जो मालिक है वो सरकार की, वो जनता है। जनता ने हमने चुना है, हम जनता के हैं, प्रशासन के नॉमिनेट होकर सरकार की तरफ से नहीं आए। हमारा फर्ज है हम जनता की बात को आगे रखें, और अगर कोई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं आप उनसे पूछिए। बहुत से लोग आपसे कहते हैं साहब भ्रष्टाचार होता है, ये पैसे लेते हैं। कौन आदमी पैसे लेता है, हमें तो नाम तो पता चले, कोई एक तो आदमी नाम बताएगा। आप ऑफ रिकॉर्ड पूछिए उनसे, चाहे आप कैमरे में ना पूछिए, आप बोलो भाई ऑफ रिकॉर्ड तो मुझे नाम बता दो, आपसे 2000 किसने लिए। मैंने 1 करोड़ रुपए की जमीन दान दी है बच्चियों का, अल्पसंख्यक बच्चों का हॉस्टल बनने के लिए। 1 करोड़ रुपए की जमीन अपनी दान दी अपने से, उसमें मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, समाज के इलाके के बच्चे वहां पढ़ेंगे कम से कम। इसके अलावा भी, अब ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए वैसे, आप जनता में पूछेगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अक्सर इलाके के कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहां हमने दान पुण्य ना किया हो अपनी जेब से। उन्हें शर्म आना चाहिए जो लोग जो हम पे इस तरह के छोटे आरोप लगाते हैं। अरे आरोप लगाया तो कोई बड़ा लगाओ, तुक तो बैठे कम से कम। तो ये सब चीजें विपक्ष की बातें हैं, आम जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। गांव में लोग, आप गांव में एक आम आदमी से जाके पूछिए, वो आपको रिव्यू दे देगा। एक चेतावनी भी आपको दी गई थी कि चुनौती बोल सकते हैं, चुनौती दी गई थी कि एक नेता कहते हैं सामने से, जब उनसे बात कर रहे थे कि अगर वो इतना है तो हमारे सामने आए और 24 घंटे में 1 लाख की भीड़ वो इकट्ठा करे। ऐसे मतलब ऐसी बातों लोग करते हैं। देखिए, जो जिस चुनौती आपने, भीड़ तो देखी आपने, जब हमने भीड़ इकट्ठी करी, ये चीज़ रोज थोड़ी होती है। और आदमी भीड़ इकट्ठे करने से नेता थोड़ी बनता है। असमिला का नाच करवाइए अभी आप, 2 घंटे में 5000 आदमी आ जाएंगे, क्या आप उन्हें एमएलए बना देंगे? सी लॉजिकल क्या है, हम नेता भीड़ इकट्ठे करने के लिए जनता ने थोड़ी चुने हैं। आज 40 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ेंगे। जो हमारे इस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और जो इलिटरेसी, हमारी पूरे राजस्थान में लगभग 30-35% जो एजुकेशन का रेट है, हमारे यहाँ वो उससे आधा है बच्चियों का जो है मेवात के अंदर। तो हमारी चिंता है कि हमारे बच्चे जो है, आने वाली नस्लें जो हैं, वो आगे कैसे बढ़े। हमारी चिंता ये नहीं कौन कितनी भीड़ इकट्ठी करता है। हमारी किताब आपके सामने है, इनके इतने कार्यकाल पुराने इन विधायकों के हो गए, कितनी तहसीलें बनवाई इन्होंने, कितने कॉलेज खोले इन्होंने, कितनी अस्पताल खोले इन्होंने। आज चीजें आपके सामने है। नगर के इतिहास में आज तक जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे ज्यादा इन 4 सालों में खड़ा हो गया है, और चालू है। घोषणाएं नहीं है, आज एसपी बैठ रहे हैं, आज तहसीलदार बैठ रहे हैं, आज एसडीएम बैठ रहे हैं। तो इस चीजें आपके सामने, जनता के सामने हुई हैं, और जनता इन्हीं चीजों को देख के वोट करेगी आने वाले टाइम पे। अब वो जमाने चले गए जब लोग जो है कि इनके नारों से होकर, और या फिर ये जो जिस तरह से ये लोग बरगलाते हैं चीजों को, अब जनता निर्णय करने वाली है। और जिस तरीके का सुख शांति इन 4.5 सालों में इस क्षेत्र में रही है, इससे पहले के आप रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा। जिस तरीके से कस्बों के अंदर एक आम जन को सुरक्षा मिली है। अभी आपने देखा होगा 3-4 दुकानों के वो शटर तोड़े गए किसी शराबियों ने। कई नेता कई किलोमीटर, 10-100 किलोमीटर चल कर आए। पर उन नेता से पूछना, जब नगर के अंदर पेट्रोल पंप पे 2 बार लूट हुई तो क्या उनके पास गए? क्यों? क्योंकि उनके अपने समाज के आदमी थे, उनके अपने समाज के आदमी थे जो रंगदारी वसूल कर रहे थे। तब चिंता नहीं हुई उनको, जो गोली चला के पैसे लूटे गए। देखिए, अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी। अब नगर में कोई भी अपराध हुआ हो, पुलिस ने सख्ती से उससे निपटा है। और सभी, चाहे अपराधी किसी भी जाति हो, किसी विशेष के हो, हम कभी इन चीजों में भेदभाव नहीं करते। पर उन नेताओं की देखिए, जो 2 फुट शटर हटने से, जो 2-4 हजार का माल जाने से इतने चिंतित हो गए, जो 20-25 हजार की बंदूक के जो नोक पे जो लूट हुई थी उस पर चिंतित नहीं हुए। तो ये किस तरह के राजनीति क्षेत्र में करना चाहते हैं, ये जनता के सामने है। अभी करीब 30-35 किलोमीटर सड़कें मंजूर हुई हैं। और उन नेताओं से कहिएगा जिनको नेता कहते हैं साहब हम तो जो 40 साल की राजनीति कर रहे हैं, जनता की राजनीति, धरने वाली राजनीति करते हैं, उन नेताओं के गांव हमने जोड़े सड़क से।
मवई से लेकर डभारा तक के लिए 1,32,00,000 रुपए की सेक्शन सड़क हमने सेक्शन करी है। भेदभाव कहाँ, भेदभाव किस बात का भेदभाव, विकास की भेदभाव की बात करते हैं। जो चुनाव लड़ते कैंडिडेट, हमें कोई बहुत ज्यादा वोटों की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन विकास पे सबका अधिकार है। इस तरीके से गारोली से मुंडेरा, हरसुख नंगला है 75 साल से गांव जो है सड़क से जुड़ा, मुझे एक वोट नहीं मिली उस गांव में, पर आज हमने वहां सड़क डलवाई है। किस तरह के विकास की बात करते हैं, कि किस तरह के भेदभाव की बात करते हैं। इस बार जो विकास हुआ है वो चारों कोनों में हुआ है, पहली बार नगर में चारों तरफ विकास हुआ है। जालूकी है, जनूथर है, आपका खो है, और आप देख रहे हैं कि ये चीजें जो शुरुआत हुई है, हमारा लक्ष्य यही है, जनता से यही अपील है कि आप इस सरकार को रिपीट करें, आप हमें दोबारा मौका दें। ये जो विकास की गति जनता ने क्षेत्र ने पकड़ी है, ये आगे बहुत आगे जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए जनता फिर से मौका देती है और हाथ के साथ अगर आप आते हैं, तो एक यहाँ एक बड़ा सपना यूनिवर्सिटी का भी जनता देख सकती है, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? देखिए, अभी हमने उसके लिए नहीं सोचा है, टू बी ऑनेस्ट, और हम जनता को बहुत मोदी वाले सपने नहीं दिखाना चाहते। जितने हमारे बस में है उतना ही हम जनता को बताते हैं। हमने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए जी जी मौका जी, मिल जाता इसीलिए अब अभी यूनिवर्सिटी का मुझे लगता है कि अभी मुश्किल होगा, लेकिन डीग जैसे हमारा अब जिला बन चुका है, तो जिले में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से डीग के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। हमें अगर दोबारा मौका मिलता है तो हमारी प्रथम जो सबसे पहली प्राथमिकता जो है, बिजली किसानों को 2 ब्लॉक में मिले। जैसे अभी फसल का टाइम आने वाला है, किसानों को सिंचाई के लिए रात को बिजली मिलती है। उसके लिए हमने क्या काम किया है कि हमारे यहाँ 220 kV का बहुत बड़ा एक सब स्टेशन बन रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो 1-1.5 महीने में चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे गर्ग साहब के और महाराज साहब के अथक प्रयासों से कुम्हेर के अंदर 400 kV का बड़ा सब स्टेशन बन रहा है, जो प्रस्तावित हो चुका है, काम चालू नहीं हुआ है। तो आने वाले वक्त में हम अगर रिपीट होते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिजली की सारी जो आज हम लोग जूझ रहे हैं ना, हिंडौन से हमारा जो है 400 kV से लाइन आती है, वो डिस्टर्ब है, आज पूरे इलाके में लाइट नहीं मिलती। जब ये चीज़ें हमारे अंदर होंगी, जो 220 kV आज जो है भरतपुर में है, अलवर में है, जब वो सीकरी में होगा तो इस क्षेत्र की सारी बिजली की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा 4 नए सब स्टेशन बन रहे हैं अभी, जो प्रस्तावित हैं, जिन पर काम चल रहा है। तो लोड कैसे डिवाइड हो इनका, सीकरी की जो लाइन आती है, इस पे एक ही 33 kV की लाइन में 5 जैसे चलते हैं, 5। अब से पहले के नेताओं ने इन चीजों को सोचा ही नहीं। अब और इतना एक्स्ट्रा लोड डला हुआ है कि कहीं पे भी खराब होता है पूरी लाइन फॉल्ट हो जाती है 33 kV की। अब ये जो नया जैसे बड़ा हमारा चल जाएगा, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो एक तो बिजली की व्यवस्थाएं ठीक हो, किसानों के लिए बिजली पर्याप्त मिले, 8 घंटे तो मिनिमम मिले, और ज्यादा मिले तो और अच्छी बात है, और दिन में मिले। इसके अलावा पानी की जो लगभग 350-400 करोड़ के जो जीएचएम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो संचालित हो जाएंगे आने वाले वक्त में। कई स्कीमें चल चुकी हैं, कहीं बरखेड़ा उधर ये मानवता के आसपास जो है बोरा उधर स्कीम जेएचएम की चालू हो चुकी है, और वहां पे गांव वालों से हमने रिव्यू लिए, बहुत संतुष्ट हैं उनसे, घर घर पानी पहुंच रहा है। तो राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो वो चालू हो चुकी है। वो हमारा टारगेट है कि जनता को पानी पिलाएं। दूसरा, ईआरसीपी के अंदर जो है हमारा इलाका नहीं जुड़ा हुआ। जब पहली डीपीआर बनी तो उस वक्त यहाँ बीजेपी की ही विधायक थी, बगल में भी सब लोग बीजेपी के थे, चारों तरफ सरकार बीजेपी की थी, पर वो पता नहीं किस नशे में रहते थे, यहाँ नगर का नाम ही छूट गया। उनको कभी चिंता होनी कि नगर का नाम जुड़वाना चाहिए, क्योंकि ध्यान तो 10% कमीशन लेने में रहता था सरपंचों से, तो वो छूट गया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात करिए, हमें बहुत जल्दी उम्मीद है कि वो भी इसमें जुड़े और ईआरसीपी का पानी इन जिलों को मिले। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये सरकार रिपीट हुई, ये काम होगा, क्योंकि अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने अपने बजट से, स्टेट बजट से जो है इस परियोजना का काम चालू कर दिया है। तो आने वाले 5 सालों में हमें उम्मीद है हम लोग ईआरसीपी का काम भी पूरा कर पाएंगे। तो और क्षेत्र के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और देखिए किसी इलाके का ट्रांसफॉर्मेशन 4 साल में होना बहुत मुश्किल है, 5 साल में होना बहुत मुश्किल है। एक लंबा विजन लेके हमें चलना पड़ेगा। उसके लिए बांसबुर्जा में जो है कट मंजूर हो चुका है, उसका काम बहुत जल्दी चालू होने वाला है, और उसके साथ वहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो प्रस्तावित है वो सरकार वहाँ बनाएगी, तो हजारों युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। तब जाके इलाके का कुछ माहौल बदलेगा, हम लोग अल्टरनेट मीन्स पे जाएंगे, तब जाके इलाके की तरक्की संभव है। तो ये हमारे टारगेट से आने वाले टाइम के लिए, बिजली अच्छा करें, पानी अच्छा करें, और इलाकों को रोजगार मिले। और जो स्कूल हमारे आज जो 8वीं के हुए हैं, कल इनका संचालन अच्छे से हो। अभी आपने शिकायतें सुनी बहुत स्कूल में टीचर्स नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि टीचर्स का रिक्रूटमेंट पिछले टाइम में बहुत कम हुआ है। हमारी सरकार ने जो रिक्रूटमेंट किया है 50,000 का तो हो चुका है, और अभी लंबित है, चालू है। तो और टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, ताकि हमारे जो स्कूल जो प्रमोलित हुए इनमें टीचर्स आए, अच्छी शिक्षा हम एक आम आदमी को दे सकें। चिकित्सा सुविधा हमारी जो है, मैं वादा करता हूँ आने वाले वक्त में बहुत बेहतर हो जाएगी। जब उप जिला अस्पताल हमारे यहाँ टेंडर हो चुका है, काम चालू है, और इसके अलावा और पीएससीज बनी है,
4 छोटे और अस्पताल खोले गए, गढ़ी मेवात के अंदर, राम सिंहपुर पालकी के अंदर, डायना के पास के अंदर जो है, भटपुरा के अंदर वो खोले गए हैं, अस्पताल खोले गए हैं, PSCs खोली गई हैं। तो वो बन के वो उनके लिए बजट सेक्शन कराना, उनको संचालित करना, ये हमारा उद्देश्य है। जो हमारा महिला जो महाविद्यालय है उसका काम चालू हो चुका है, उसका काम पूरा कराना हमारा एक सपना है कि जल्दी वहाँ और एडमिशन हो, बच्चे हमारे पढ़े लिखें। यहाँ कॉलेज का काम लगभग पूरा हो चुका है, सिकरी वाले का भी 80-90%। ये तो आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें हमारा टारगेट है। हमें किसी दल से मतलब नहीं है, ना किसी नारे से मतलब है, ना कटवा ये मुल्ला नारे लगाए, ना इनसे मतलब है, ना बजरंग दल से मतलब है। हमें हमारे नगर के बच्चों को नगर विधानसभा के अंदर अच्छी सुरक्षा चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, अच्छे स्कूल हम इनको दे पाएं, ये हमारा टारगेट है और इन्हीं पे हम वोट मांगते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ ये है, इसके अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है। साथ ही बात कर लेते हैं सर टिकट की। तो अभी आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो क्या लगता है कि जो 6 विधायक बीएसपी के बाद आप लोग जो शामिल हुए थे, क्या सरकार में अभी हैं, क्या लगता है कि टिकट मिलेगा कांग्रेस? देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी इस इलाके के अंदर हमारे आने के बाद और मजबूत हुई है और कांग्रेस पार्टी ने हमारी अभिशंसाओं पर, हमारे रिक्वेस्ट पर इतने सारे काम इस विधानसभा में किए हैं। तो निश्चित तौर पे हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ही हमें यहाँ चुनाव लड़ने का अवसर देगी और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले वक्त में लोग इस जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं इससे बहुत प्रभावित हैं। आज भी हम लोग नगर में होकर आए, पूरे डी में सबसे तो मोबाइल नगर में बटे हैं। तो ये योजनाएं आम जनता की जो हैं, ये जनता तक लाभ डायरेक्ट उनको पहुँच रहा है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता विकास को चुनेगी और कांग्रेस सरकार रिपीट भी होगी। सर, जैसे कि कांग्रेस के साथ साथ अगर बात करें नगर विधानसभा की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी की जीत हुई है तो यहाँ या तो हुई है बीएसपी की या फिर यहाँ बीजेपी की। कुछ एक बार यहाँ कांग्रेस आई है, पिछले जैसे मैंने रिकॉर्ड यहाँ देखा है। तो क्या लग रहा है कि बार जैसे कांग्रेस से आप होंगे तो बीएसपी से भी दूसरा अगर एक कोई मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो क्या उसमें अब की बार बदलाव हो सकता है? देखिए, पिछली बार 2003 में कांग्रेस का टिकट माहिर आजाद साहब के पास था। उस वक्त बीएसपी का टिकट शादी खाजी के पास था। तो माहिर आजाद जी पहले नंबर पे आए, शादी खाजी दूसरे नंबर पे आए। तो 2 मुस्लिम पे टिकट होना मतलब ये नहीं कि कोई किसी को हरा रहा है या फिर वो कर रहा है, कोई बात नहीं। जनता निर्णय लेती है, जनता ने यहाँ काम देखा है और ये जो बाहर के लोग हैं ये चुनाव के वक्त पे नजर आते हैं, उसके बाद में ये लोग नजर नहीं आते। जनता ये भली बात ही जानती है कि स्थानीय को चुन के इनको क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं। और रही बात बीएसपी की, तो देखिए बीएसपी जो है अब जो है आज की जो बीएसपी है वो फिलहाल जो है बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है। उन्होंने पिछला जो यूपी चुनाव था उसके बाद हथियार डाल दिए। पिछले जो यूपी का चुनाव हुआ बीएसपी ने वहाँ चुनाव लड़ा ही नहीं, सिर्फ एक सीट आई, कोई पता नहीं कैसे आ गई और उनके टिकट बीजेपी ने बांटे। बहन जी का जो एक संघर्ष था कहीं हद तक अब वो ख़त्म होता जा रहा है और ये लोग जो है आरएसएस के खिलौने बन चुके हैं और बीजेपी ने जो फ़ायदा पहुंचाएगा, जो कांग्रेस को हराएगा, ये लोग उस नीति पे अब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ का दलित समाज भी जो है आज कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। राजस्थान के अंदर 4 कैबिनेट मंत्री जो है दलित समुदाय से आते हैं। हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दलित समाज से है। तो हम इस पार्टी ने, कांग्रेस ने सबको साथ लेके जो चलने का काम किया है, सबको सत्ता में भागीदारी दी है, हिस्सेदारी दी है और आज नगर विधानसभा के अंदर दलित समुदाय के काम ऐतिहासिक आज से पहले कभी नहीं हुए। आज सामुदायिक भवन बन रहे हैं, बाबा साहब के लोग जो है प्रतिमाएं भी लगा रहे हैं। अभी हमने यहाँ नगर सीकरी के अंदर आने वाले 3 तारीख को एक बहुत बड़े अंबेडकर पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। जिले का पहला अंबेडकर पार्क होगा। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेके चलने का काम किया है और जिन समुदाय का बीएसपी ठेका लेती है, जिस समुदाय का बीएसपी ठेका लेती है, तो ठेका किसी के पास भी नहीं है। जनता जो है अपना निर्णय लेगी। सर, जैसा कि देखा गया कि पानी की जो समस्या है उसमें एक अहम समस्या मेरे सामने ये आ रही है। जनता के जब बीच जा रहे हैं, जनता ने खुद से बुला के दिखाया है और ये चीज़ें हुई भी हैं। ये हम आपको बता दें, जैसे कहीं भी जो लोग हैं, ऐसी समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनको या तो वहाँ लाइनें नहीं है, अगर लाइन है तो वहाँ पानी नहीं है।
तो जिस तरह के देखा कि चंबल का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, अगर वो दूसरे के घर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, उनके बर्तनों को आज के वक्त में, आज इस देश स्वतंत्र है, 75 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी आज़ाद नहीं है। नगर विधानसभा की भी ऐसी तस्वीरें रही हैं, जो बड़ी दुखद तस्वीरें हैं। ये बहुत, और तो इनको किस तरह से कम किया जा सकता है? क्यों इन चीज़ों पे ध्यान अभी तक? देखिए, ये सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है हमें। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज अगर हम इस तरह का भेदभाव करते हैं तो इसमें दोष हम सबका है, हमारे समाज का दोष है, हमारी इंसानियत का दोष है। हर काम सरकार का ठेका नहीं है। भेदभाव जब तक हम अपने अंदर से नहीं भुलाएंगे, कोई ज़बरदस्ती भेदभाव आपका ख़त्म नहीं कर सकता है। रही बात चंबल के पानी की, तो निश्चित तौर पे ऐसी समस्याएं हमारे भी सामने आती हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, अब ऐसा नाम लेना ठीक नहीं है, कई गाँव में समस्याएँ आई। गांव के जो बड़े दबंग लोग होते हैं वो अक्सर लाइन तोड़ लेते हैं या इनको बचित रखने की कोशिश करते हैं। और जिस जिस गांव में हमें ऐसी समस्याएं मिली, हम उस गांव में हमने एक्शन लिया और वो समस्याएं दूर कराई। बहुत सारे गांव ऐसे थे, और जब जब हमें ऐसी समस्याएं मिलती हैं हम दूर। दूसरा, हर गाँव के अंदर जिस भी एंट्री पॉइंट से चंबल की लाइन घुसी, वहाँ लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिए। तो ये एक स्वाभाविक रूप है, लोग कर लेते हैं, और उनकी वजह से पाइप, जहाँ पाइप पहुंची पड़ी है वहीं पाइप पानी नहीं पहुंच पाता। उसमें सब तरह के लोग हैं और ये समस्या सब गांवों में है। अब जब जेजेएम के अंदर सारी स्कीम आ चुकी है, जहाँ घर घर स्पेशल कनेक्शन लगेगा घर में, तो मुझे उम्मीद है कि सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपने बाहरी कहा है, अभी पूर्व विधायक का एक इंटरव्यू चल रहा है कि उसने भी आपको बाहरी कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हमने जिता दिया, और साल में 8 महीना ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, 4 महीना यहाँ रहते हैं। जितना वो पूर्व विधायक जी नगर में रहती है ना, उससे ज़्यादा मैं नगर में रहता हूँ, है नहीं है। मेरा घर यहाँ पर है, मैं सोता यहाँ पर हूँ, रहता यहाँ पर हूँ। दूसरा, व्यापार हमारा है, तो निश्चित तौर पे हर आदमी अपना व्यापार करता है। कोई दिल्ली करता है, कोई जयपुर करता है, कोई अलवर करेगा, कोई भरतपुर करेगा। लेकिन यहाँ की जनता के प्रति हम संवेदनशील हैं। और अब ये सोचिए कि अगर उन्हें लगता है कि हम इतने कम टाइम रहे और इतने कम टाइम में हमने इतना कर दिया, तो ये तो फिर अच्छा, ये तो 100% ही रहती थी ना 10 साल में, तो ये इन्होंने कितना काम किया। अगर हमारा ये 20% टाइम यहाँ बता रही हैं, तो हमने तो 20% में किताब छाप दी, तो ये तो बिल्कुल नाकारा है। फिर तो इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं करी जा सकती। जो 100% रहने के बावजूद जो कुछ काम नहीं कर पाए, और जो मुझे बता रहे कि मैं सिर्फ 20% यहाँ रहता हूँ, मैंने तो सारे काम कर दिए, तो जनता इनसे क्या उम्मीद करे। तो अगर मान लो इनकी बात भी सुनी जाए, तो इनके 100% से हमारा 20% रहना अच्छा है। फिर तो नहीं, वहीं पर एक और इल्जाम आपको लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से ज़कात का पैसा लेके आते हैं, दुबई का पैसा। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान ही बहुत 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 कम है। दुनिया ज़कात का पैसा लाती है तो किसी मुसलमान कंट्री से लाती है। दूसरा, आप हमारे नाम पे गूगल सर्च करिए, आप अभी करिए, आप ये मेरा फ़ोन है ना, आप अपने हाथ से करिए, लिखिए इम्ताज खान टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ के हिंदुस्तानी खबर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने न्यूज़, जो वहाँ के जो टॉप न्यूज़पेपर्स हैं, वो हमको सबसे बड़ा बिजनेसमैन वहाँ बताते हैं। तो ये अनपढ़ों को बरगलाना बंद करें। अभी आपके सामने लिखिए, इंडियन और जो मिलियनेयर, ये एनडीटीवी की है और टाइम्स ऑफ इंडिया की है। ये मंगल बाजार की नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया एनडीटीवी की। और आप इसे खोलिए, आप इसे खोलिए, ये हमारे एमएलए बनने से पहले की खबरें हैं। 2016 की 2 नवंबर की ये खबर है। अभी आप पढ़िए, ये हमारे बड़े भाई भी हैं, अभी आपको पूरा दिखाएंगे, शो फुल आर्टिकल, शायद वैसे ही बताते हैं उस वक्त। $70 मिलियन, ये अनपढ़ लोग पहले कैलकुलेटर बैठे टैग लगाए। ये 2016 की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, 2016 एनडीटीवी की, ये सर्च कर लें, जो आप देख सकते हैं। इसमें जो इम्तियाज जी हैं, उनका फोटो भी आपको नजर आ रहा होगा। हेडलाइन ऊपर आप हेडलाइन देख सकते हैं, इंडिया मिलियनेयर विंस इन द ऑस्ट्रेलिया लोकल काउंसिलिंग। हम अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन चीज़ों का कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है कि वो ज़कात का पैसा है। उसके अलावा और दिखाते हैं, और इन चीज़ों को जनता को दिखाइएगा। $9.5 million property will feature 2 swimming pools, a 30-seat cinema, and its own helipad. This rundown and overgrown block of land looks nothing out of the ordinary. दिखाइए, नहीं, ये जनता को बताना जरूरी है। जनता ये आपका पर्सनली है, और लेकिन नहीं, ये जनता हमारे पे आरोप लगाती है ना किस तरीके के। ये जाहिल लोग लगाते हैं, जाहिल लोग लगाते हैं ना, तो इनको चीजें बतानी जरूरी है। नहीं, अगर कांग्रेस टिकट यहाँ नहीं देगी तो हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारी राजनीति सिर्फ नगर के लिए है, पहले मैं साफ बता दूं। मुझे राजनीति में कोई बहुत बड़ा दिलचस्पी नहीं है। ऊपर वाले के शुक्र से मुझे ऊपर वाले ने बहुत बड़ा नवाजा है, ठीक है जी। और जितनी ये जो बकवास करते हैं ना, जितनी इनकी औकात है ना पूरी, इतनी मेरी एक कार है, सिर्फ एक कार की वैल्यू इतनी। तो जो ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं उल्टे सीधे, इनकी पूरी औकात जितनी है, और मुझे इनके मुंह नहीं लगना चाहिए।
तो मुझे राजनीति से कोई शौक नहीं है। दूसरी बात, मैं यहाँ कौम के इलाके की खिदमत करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा यहाँ से तो मैं अच्छा चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो हम आराम से अपने घर बहुत खुश हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है राजनीति करने की। अगर कांग्रेस टिकट नहीं मिला तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस अगर मुझे यहाँ से टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अदर कोई और टिकट वगैरह या निर्दलीय? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में बहुत लंबा चौड़ा करने का। अगर हम तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम तो चुनाव भी जीत चुके हैं, ये अगर हम कहीं और कुछ भी बन जाएं तो यहाँ की जनता के लिए क्या फ़ायदा? ठीक है, हम यहाँ की जनता, हमारा घर है, हमारा परिवार है। आज छोटे छोटे बच्चे आप गाँव में जाके पूछिएगा, वाजिब अली, हमारा नाम देख के भी उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, ये हमारी कमाई है। एक आज बड़े बुजुर्ग जो दिल से दुआएं हमारे लिए देते हैं, ये हमारी कमाई, हमारी मेहनत है। हम सिर्फ इसके लिए यहाँ पर हैं। इसके अलावा इस राजनीति से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई नाम नहीं चाहिए। इतनी कम उम्र के अंदर इस जनता ने जितना प्यार हमें दिया, इतना प्यार आज तक किसी राजनेता को मुझे लगता नहीं कभी मिला होगा। मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और मुझे कहीं तक संतुष्टि है कि ये जो विकास के काम हुए, मैं इन्हें कुछ दे पाया। और अगर मुझे दोबारा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, जनता के बीच में जाऊंगा, मुझे मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, इस इलाके के लिए और पूरे सब के लिए बहुत बहुत हमारी दुआएं हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। हम आपको बता दें, विधायक साहब का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट से नकार देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तय कर देते हैं कि वो जो कांग्रेस पार्टी है वो टिकट भी देगी और जनता भी उसको सम्मान देगी। जिस तरह के जनता के विकास के कार्य किए गए हैं, उनके आधार पे हम वोट मांगेंगे। अब से पहले जो यहाँ राजनीति की जाती थी, चाहे धर्म के नाम पे हो, जात के नाम पे हो, या फिर और बहुत सारे प्रोपेगेंडा जो होते हैं उनके नाम पे हों, लेकिन हम आपको बता दें, विधायक साहब का कहना है कि अब की बात सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे, जनता के हित के लिए जो काम किए गए हैं उनके नाम पे वोट मांगे जाएंगे और उन्हीं के नाम पे जनता वोट भी करेगी और जनता भी समझ चुकी है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा, जनता ही तय करेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में अब की बार कौन इस कुर्सी का मालिक होगा, कौन यहाँ का विधायक होगा, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी तो हमारे साथ विधायक साहब जुड़े जिन्होंने सारी बातें विस्तार से बताई, बहुत सारे पॉइंटों पर बात की गई, जो आपकी समस्याएं भी वो भी कहीं ना कहीं रूबरू कराई गई। देखते रहें DTV, देते रहें लगातार हमको प्यार और सम्मान। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमको फॉलो कीजिए, और साथ ही हम आपको बता दें, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए कि विधायक साहब ने क्या आपके लिए दिया है, क्या आपकी विधानसभा के लिए दिया है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन इस्माइल बनाम के साथ मैं आपको अपना जी